नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो मौलिक अधिकार का ये तीसरा पार्ट है दोस्तों। क्योंकि हमने सोचा था कि 2 पार्टों में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 2 पार्टों में ये कंप्लीट नहीं हुआ। आज ये लास्ट पार्ट है जो कि तीसरा पार्ट है। इसमें जो बचे हुए हमारे पास जो अधिकार है उनको आज हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार थे उन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई भी आपका शोषण कर रहा है उसके विरुद्ध अधिकार है तो ये हमें पता है आपको, इसका 23 और 24 में वर्णित है। तो ये देखेंगे कि 23 और 24 में क्या क्या है। तो मानव व्यापार यानी कि पहले दोस्तों जब यह पहले की बात है कि लोगों का व्यापार होता था, कि जैसे कि दास प्रथा था, यानी कि लोगों का खरीद बिक्री होता था। तो इस पे क्या है, रोक लगा दी गई है। दूसरा है बाल श्रम, यानी कि बच्चों से हम लोग काम नहीं करवा सकते हैं। और तीसरा है जैसे किसी मजदूर को हम लोग बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, यानी कि ज्यादा दिन तक अपने हित के लिए उसे नौकर बनाकर या मजदूरी करवा नहीं सकते हम लोग। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि 23 में क्या है, मानव व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, हम लोग ये सारी चीजों पे क्या है, बैन है। अगला अनुच्छेद 24 की बात करें तो 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे होते हैं, उम्र से कम जो भी बच्चे होते हैं, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे होते हैं उनसे हम लोग काम नहीं करवा सकते हैं। यानी कि अभी देखने को मिल जाता है कि चाय की दुकान में या पंक्चर की दुकान में या किराने की दुकान में या जहां भी देखते हैं हम लोग, बच्चे सबसे काम करवाया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि इनसे हम लोग कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। यानी कि 24 और 14 दोनों थोड़ा सा कोरिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं, यानी कि 10 का अंतर है, यानी कि 24 और 14। तो ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला है यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें जिसमें 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। तो 25 से लेकर 28 तक वर्णित है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। 25, 26, 27 और 28 को अलग अलग करके देखेंगे। तो अनुच्छेद 25 में क्या है, यानी कि किसी भी धर्म को हम लोग मान सकते हैं, उसको उसका आचरण कर सकते हैं, उसका हम लोग प्रचार कर सकते हैं। यानी कि कोई भी धर्म हम लोग भारत में रह रहे हैं तो कोई भी धर्म को हम लोग मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है 26 में धार्मिक प्रबंधन, यानी कि धार्मिक प्रबंधन यानी कि कहीं भी अपना धर्म का प्रबंधन हम लोग कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, इन सभी चीजों का प्रबंधन हम लोग कर सकते हैं। 27 में है धार्मिक संपोषित। तो धार्मिक संपोषित का मतलब क्या है कि जैसे कि किसी चीज का चंदा देना, चंदा से रिलेटेड या धर्म के मामले में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, इन सभी चीजों पर क्या होता है, सरकार सब्सिडी देती है या छूट देती है। इन सभी की चर्चा हम लोग धार्मिक संपोषित के अंतर्गत कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट है 28वां, तो ये क्या करेंगे हम लोग, धार्मिक शिक्षा। यानी कि धार्मिक शिक्षा, कहीं भी हम लोग धार्मिक शिक्षा किसी को दे सकते हैं, किसी भी इसकी उपासना कर सकते हैं या उपासना में हम लोग उपस्थित हो सकते हैं। तो इसकी भी हमें स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि धार्मिक शिक्षा, यानी कि धार्मिक शिक्षा कहीं भी ले सकते हैं, उपासना में उपस्थित हो सकते हैं, इन सभी चीज को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या क्या देखना, हम लोग मान सकते हैं, धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं, संपोषित कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं। तो इन सभी को क्रम वाइज थोड़ा सा कोरिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। आगे है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी, सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक संबंधी एवं शिक्षा संबंधी जो 29 और 30 में वर्णित है। तो दोस्तों, ये 29 और 30 में जो वर्णित है वह सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। तो यहाँ पे कीवर्ड इसका याद रखेंगे हम लोग कि यह जो अनुच्छेद 29 और 30 है सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, बहुसंख्यकों के लिए यह नियम नहीं है, यानी कि यह अनुच्छेद नहीं है। यानी कि 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि यहाँ पे हितों ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी सवाल ये पूछे जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 29 की बात करेंगे हम लोग। 30 में आएंगे अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण, यानी कि वो कहीं भी अपना स्कूल खोल सकते हैं, कहीं भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसका शिक्षा का अधिकार यहाँ पे दी गई। तो 29 इसमें क्या है, जो है क्या बोलते हैं उसको,
अल्पसंख्यकों की सिर्फ बात करेंगे, इसमें बहुसंख्यकों की बात हम लोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे 30 तक कवर कर चुके हैं हम लोग। 30 के बाद हम लोग आते हैं 31 की। तो दोस्तों 31 की चर्चा हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले वाले जो मौलिक अधिकार हमने पढ़ाया है उसमें आपको बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको यहाँ से हटाकर 300A में रख दिया गया, जहाँ पे रीट जारी नहीं किए जा सकते वहाँ पे रखा गया है। तो वही 31 जो अनुच्छेद से यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 32वां अनुच्छेद। तो 32वां जो अनुच्छेद है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है दोस्तों, कि इसका मतलब ये होता है कि अगर जितने भी हम लोगों ने अपना अधिकार पढ़ा है, उस अधिकार जो हमें मिली हुई है उस अधिकार पे के विरुद्ध, यानी कि कोई भी हमारे अधिकार अगर हमें उस अधिकार को मानने के लिए हमें क्या है, कोई मजबूरन वो अधिकार हमसे छीनना चाहता है या उसमें कोई बाधा डालना चाहता है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि उसके खिलाफ जैसे कोई अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी कि मिल नहीं रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कोई भी अगर हमारा शोषण कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसी से खुश होकर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा है। तो दोस्तों जब हमने प्रस्तावना पढ़ाया था उसमें भी प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कही गई थी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कभी कभी कि B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो ये अनुच्छेद 32 को कहा है। क्यों? क्योंकि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यही कारण है। तो यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है यह अधिकार 32 के अंतर्गत मिला है और हाई कोर्ट को यह अधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मिला गया है, इसमें दिया गया है। और इसमें 5 रीट जारी किए जा सकते हैं। तो 5 रीट कौन कौन जारी किए जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा सा याद करना कठिन होता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि हम आपको याद करवा कर ही दम लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रोवाइड करना, यानी कि खड़ा करना। तो यानी कि जो भी बंदी होते हैं, यानी कि जो अपराधी होते हैं, तो उसको क्या होता है कि हमने बताया है कि 24 घंटे के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने उसे खड़ा करने का आदेश दिया गया है। तो बंदी को 24 घंटे के अंदर क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रत्यक्ष करना, यानी कि प्रत्यक्षीकरण है, यानी कि उसे उसके सामने खड़ा करना। अगला होता है दूसरा हमारा परमादेश। परमादेश से हम लोग आदेश निकाल सकते हैं, आदेश यानी कि परम आदेश है। परमादेश का मतलब होता है कि परम आदेश दिया गया है। तो परम आदेश कौन देता है, तो परम आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसे देता है, उन सरकारी अधिकारी को जो अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, यानी कि अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकारी अधिकारी को यह आदेश देते हैं कि आप अपना कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकारी अधिकारी को आदेश देते हैं। अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध को भी हम लोग थोड़ा सा कोरिलेट करें, यानी कि ऊपरी न्यायालय जो भी होते हैं, जैसे ऊपरी न्यायालय आपको देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट को बोलती है। हाई कोर्ट किसको बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेंगे। तो निचली अदालत को यह कहता है कि यह जो मामले हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्या कहता है कि निचली अदालत को कहा जाता है कि यह अधिकार जो है, यह मुकदमे या यह कार्य जो है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी कि प्रतिषेध करता है, यानी कि यह काम आप नहीं करिए, आपके अधिकार से बाहर है। अगला है उत्प्रेषण। तो दोस्तों इसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उत्प्रेषण और प्रतिषेध थोड़ा सा क्या होते हैं कि यह दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, तो इसमें भी सेम बातें हैं। तो ऊपरी न्यायालय ही निचली न्यायालय को कहता है कि मुकदमे को ऊपरी अदालत में भेजे। तो निचली अदालत को कहा जाता है कि यह मामला बहुत दिनों से जो लंबित चल रही है, यानी कि जो पेंडिंग में पड़ी हुई है, उस मुकदमे को आप मेरे पास भेजिए, यानी कि निचली अदालत को ऊपरी अदालत यह बोलता है या आदेश देता है। लास्ट है दोस्तों हमारा अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है, अधिकार परीक्षा लेख ये भी हमारे संवैधानिक उपचारों का एक है। ये है कि इसमें भी यह कहा जाता है कि जो भी अधिकारी
परीक्षा मतलब परीक्षा बोल सकते हैं इसको, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी किसी पद पर अगर बना हुआ है तो उस पद पर क्या वह उस पद के लायक है, क्या वह पद जो दिया गया है उसके लिए वह एकदम खड़ा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, इन सब से रिलेटेड जो हमारा लास्ट रीट जारी किए जाते हैं वो किया जाता है अधिकार परीक्षा लीक। तो दोस्तों ये जितने भी इम्पोर्टेंट जो मौलिक अधिकार थे हमारे, उन सभी को हम लोगों ने कवर किया है और यहाँ पे इन्हीं सभी चीज़ों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रही बात 33, 34 और 35 की, तो यहाँ से यह सवाल ये हमारे अधिकार नहीं बोल सकते, यह अधिकार संसद को दी गई है और संसद क्या क्या कार्य कर सकते हैं, यानी कि संसद को आदेश दिया गया है कि वो क्या कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये आज के वीडियो में हमारे जितने भी मौलिक अधिकार थे वह कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आपको याद हो गए होंगे। नमस्कार।